मैं सभी को मुझे ये मौका देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हमने जहाँ तक देखा है कि जो रिमोट एरियाज में होते हैं कि उनके पास इंफॉर्मेशन अनफॉर्चुनेटली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की ही पहुँचती है। मुश्किल होता है कि क्या सही है क्या गलत है। कोई मैसेज आ जाता है जी कि आप स्टीम लीजिए, स्टीम से वायरस मर जाता है। कोई कहता है कि ये चीज़ खाइए, कोई कहता है ये चीज़ करिए, इससे नहीं होता है। वैक्सीनेशन को लेके भी कई सारे अफवाहें फैलती हैं, जैसे कि लेडीज़ को जो है माहवारी के टाइम वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहिए। इस तरह की काफ़ी सनसनीखेज खबरें जो है फैलती रहती हैं और लोगों को पता नहीं होता है कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। रूरल एरिया में बैठे रहने से उसके एडवांटेजेस भी हैं और उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं एज फार एज कोरोना इज कंसर्न। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, मतलब लोग एक जगह में एकत्रित कम रहते हैं, थोड़ा खुला हुआ है, फैला हुआ है, तो वहाँ पे कोरोना का संक्रमण जो है वो शहरों से कहीं कम होगा। हालांकि इस बार हम देख रहे हैं, पिछले साल जैसे ये कैंप्स में जैसे कि शोभा मोहन जी ने बताया कि खास हमने केसेस नहीं देखे थे पिछले साल, लेकिन इस साल चूंकि बहुत ज्यादा केसेस हो रही हैं, चाहे वो भीड़ भड़क की वजह से हो या फिर ज्यादा इन्फेक्शियस जो स्ट्रेन आ गया है वायरस का उसकी वजह से हो, तो इस बार हम टीयर 2-3 सिटीज और गाँव में भी, रूरल एरियाज में भी हम थोड़ा बहुत देख रहे हैं। आमतौर पे शहर पे काम करते हैं और अभी शहर छोड़ के, क्योंकि वहाँ पे काम मिलना मुश्किल हो गया, कई जगह लॉकडाउन वगैरह लग रखे हैं, तो वो गांव में वापस आ गए हैं, तो वो एक सोर्स बन जाते हैं संक्रमण के लिए। तो उस तरह से थोड़ा बहुत आउटब्रेक रूरल एरिया में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जो हमने इसको 2 साल से अभी हमने वायरस को जो हम स्टडी कर रहे हैं और हमें जो देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा स्प्रेड इसका होगा। लेकिन यह कहते हुए एक मेरे को आपको चेतावनी देना जरूरी है कि अगर संक्रमण हुआ किसी एक गांव में, मान लीजिए आउटब्रेक हुआ, ये एरियाज काफी रिमोट हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से, तो वहां पे ट्रीटमेंट मिल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सबसे जरूरी बात यही है कि एहतियात बरती जाए। और एहतियात कैसे बरती जाए? सिंपल चीज है जो सब समय बताया जाता है कि आपने मास्क पहनना है, दूरी बना के रखना है, स्पेशली जो बाहरी लोग हैं, जो वहाँ के गांव के लोग नहीं हैं, उनसे थोड़ा दूरी बना के रखना है, एंड साथ में आपने हाथ धोना है। ये 3 चीज ही मेन चीज है। जो लोग शहर से वापस आ रहे हैं गांव में, या फिर शहर में काम करते हैं, अप डाउन करते हैं गांव से, उनको ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। क्योंकि गांव में क्या है कि एक ही घर में जो है वयस्क लोग भी रह रहे होंगे, बड़े बूढ़े भी होते हैं गांव के, तो उनको ट्राई करना चाहिए कि जैसे गांव में दूसरे लोगों के साथ इकट्ठा ना हो। आप देख रहे हैं कि ऐसा कोई आदमी है जो आता जाता रहता है और किसी एरिया में जाके बैठ रहा है, तो उनको आप बता सकते हैं कि देखिए आप क्योंकि आ रहे हैं तो थोड़ा सा आप दूरी बनाए रखें तो ये बेहतर होगा। और ऐसे लोगों को ये जरूरी करना है कि मास्क हमेशा पहन के रखना है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि काफी सारी ऐसी मैसेजेस आती हैं कि आप ये खाइए, गिलोय खाइए, स्टीम लीजिए वगैरह वगैरह। लेट अस बी वेरी क्लियर, इन सब से कोरोना नहीं रुकता है। लेकिन स्टीम लेने से या कोई हर्ब्स खाने से या हल्दी दूध पीने से कोरोना को नहीं पता कि ये हल्दी दूध है। उसको जो है वो उसका संक्रमण का रूट अलग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ 3 चीजों से पड़ता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मास्क, 2 गज की दूरी एंड सैनिटाइजेशन ऑफ हैंड्स। ये 3 चीज ही हैं जो कोरोना को रोक सकती है। हाँ, लेकिन अगर आप स्टीम लेते हैं या गिलोय खाते हैं या तुलसी वगैरह, अश्वगंधा वगैरह लेते हैं, इससे आपकी जनरल बॉडी इम्यूनिटी बेटर होती है, आपका जनरल हेल्थ बेटर होता है। अगर आपको कोरोना संक्रमण हो गया तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आप आउटडोर्स लाइफ है, आपको डायबिटीज वगैरह, ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो आपकी बॉडी, आपकी शरीर कोरोना से लड़ सकता है। लेकिन ये कहना कि क्योंकि जी मेरा, आप एक्सरसाइज छोड़ दीजिए, आप स्टीम करिए और गिलोय खाइए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
सबसे पहला चीज है कि लक्षण क्या है। तो देखिए अनफॉर्चुनेटली लक्षण तो इसके किसी भी सर्दी जुकाम की तरह ही हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि कई तरह की सिम्टम्स आ रही हैं, जैसे पहले सिर्फ ये था कि बुखार और खांसी, तो अभी लेकिन पेट खराब से भी शुरू हो रहा है, आंखों में लाली उससे भी शुरू हो रहा है, सिर्फ एक जनरल वीकनेस, एक बदन दर्द, वो भी कोरोना निकल रहा है टेस्ट करने से। आज की डेट में अगर कोई भी किसी भी तरह का आपको वायरल फीवर के लक्षण यानी कि बुखार या गले में खराश या खांसी हो, तो इसको हमने कोविड मान के चलना है। जो ट्रीटमेंट है इसकी कोई खास कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप गर्म पानी और नमक का या फिर ज्यादा से ज्यादा आप बीटाडीन 1-2 बूंद उसमें डाल के आप गरारे करिए, स्टीम लीजिए। अगर दैट रिलीव्स जो आपको चेस्ट कंजेशन है या नाक बंद है तो उसको थोड़ा सा आपको रिलीव करेगा। बाकी मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट जो है इसमें वो है पैरासीटामोल इन अ हाई डोज, दैट इज 650 mg दिन में 3 बार। आप ज्यादा भी ले सकते हैं अगर बुखार टूट नहीं रहा है, लेकिन आपको ध्यान ये बरतना है कि 2 पैरासीटामोल की गोली के बीच मिनिमम अंतराल जो है वो 4 घंटे की जरूर हो। कोशिश करना है कि फीवर को 101 डिग्री से ऊपर जाने ना दिया जाए। दूसरा जो एक ड्रग है जो आप यूज कर सकते हैं, उस ड्रग का नाम है आइवरमेक्टिन। तो ये आइवरमेक्टिन की गोली जो आती है 12 mg की गोली आती है, आपने दिन में 1 गोली लेनी है और ये कोशिश करना है कि खाने के बाद 1 घंटा या 2 घंटा बाद दूध के साथ या पानी के साथ कैसे भी आप इसको ले सकते हैं और 3 दिन लगातार इसको लें। आइवरमेक्टिन 12 mg की गोली दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। इसका कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है। और तीसरी चीज, अगर किसी को थोड़ी सी भी लगे कि फीवर टूट नहीं रहा है या उनका ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उनको इमीडिएटली नियरेस्ट पीएचसी में रिपोर्ट करना चाहिए, जहां कि वो अपना टेस्ट भी करा पाएंगे, आरटीपीसीआर का या रैपिड एंटीजन टेस्ट का टेस्ट करा पाएंगे और साथ में एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइस ले पाएंगे। थोड़े बहुत 2 या 3 पल्स ऑक्सीमीटर करके एक इंस्ट्रूमेंट आती है जो कि अराउंड 2000 रुपए के आसपास, 1500 से 2000 रुपए की आती है। तो अगर एक गांव में ग्राम पंचायत या कोई डिपार्टमेंट 2-3 ये रख ले और ऐसा कोई पेशेंट आए जिसको आपको डाउट है कि कोरोना हो सकता है, स्पेशली एल्डरली पेशेंट, तो दिन में 3 बार ये मशीन आप उनकी उंगली में लगा के इनका ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है ये देख सकते हैं। और जब तक ये ऑक्सीजन सैचुरेशन देखिए 94 से ऊपर है, कोई घबराने वाली बात है नहीं। अगर गिरने लगे तो आपको एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, इवन इफ रिमोटली फोन करके भी पूछना चाहिए कि अगर आपको अवेलेबल है वैक्सीन, अगर आपको मिल रहा है तो आप जरूर लगाएं। क्योंकि हमने अभी तक जो देखा है, जो फुल्ली प्रोटेक्टेड लोग हैं जिन्होंने दोनों डोज वैक्सीन का लगा दिया है, ऐसा नहीं कि उनमें नहीं हो रहा है कोरोना, हो सकता है, लेकिन सीवियर डिजीज नहीं होता है। माइल्ड सिम्टम्स होते हैं किसी और सर्दी खांसी फ्लू की तरह और वो ठीक हो जाते हैं। इवन जो एट रिस्क पेशेंट हैं, जो हम कहेंगे जो बड़े बूढ़े हैं या उनको लंग डिजीज पहले से था या हार्ट डिजीज पहले से था और उनको काफी ज्यादा इन्फेक्शन भी हो गया, लेकिन क्योंकि उन्होंने 2 डोज वैक्सीन के लिए हुए, इवन 1 डोज वैक्सीन का जिसने लिया हुआ है, हम जरूर देख रहे हैं कि दे आर डूइंग बेटर देन एक्सपेक्टेड इन हॉस्पिटल। तो अगर आपको अवेलेबल हो तो आप जरूर लगाएं। तो आपको मोटिवेट करना चाहिए कि अपने गांव में कोई भी है जो 60 इयर्स एंड अबव है, उसको डेफिनेटली लगा लेना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे अवेलेबल होता जाएगा दूसरे एज ग्रुप्स के लिए, आप रजिस्टर करते जाएं और लगाते जाएं। जो हमारी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपको कोविड हो चुका है और अभी आप उबर के आ गए हो कोविड से, तो मिनिमम ड्यूरेशन जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि 28 दिन आप जब से या तो ठीक हो गए या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए या पिछला आपका जो पॉजिटिव टेस्ट आया था उससे आप मिनिमम 28 दिन या 1 महीना पकड़ के चलिए, इजी रहेगा याद रखना कि एटलीस्ट 1 महीना बाद ही आप वैक्सीन लें। अगर कोई पेशेंट ऐसा था जिसको कोरोना काफी ज्यादा सिम्टम्स थे, चाहे वो आईसीयू वगैरह में पहुंचा हुआ है और फिर उसके बाद बाहर आया है, उसको एक बार किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसे पेशेंट्स में क्योंकि हमने काफी ड्रग्स वगैरह दे रखे होते हैं, तो एक बार उसको डॉक्टर से कंसल्ट कर देना चाहिए कि कब लगाना चाहिए। ये उनके लिए भी
लागू है जिन्होंने 1 डोज वैक्सीन लगाया है उसके बाद उनको कोविड हो गया है। तो अब क्वेश्चन है कि सेकेंड डोज कब लगाएं, पहले डोज के 6 हफ्ते बाद कि कोविड से गिने। तो इसमें भी मेरा कहना यह होगा कि आप कोविड से गिने 28 दिन। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने 4 अप्रैल को पहला डोज वैक्सीन का लगाया, तो आमतौर पे 6 हफ्ते बाद मेरा अगला डोज आना चाहिए, है कि नहीं? 15 मई के आसपास मेरा अगला डोज लगना चाहिए। लेकिन मेरे को जी 20 अप्रैल को मैं पॉजिटिव हो गया कोविड के लिए, तो मैं 1 महीना रुक जाऊंगा, मैं जून के महीने में लगाऊंगा। हर वैक्सीन के लिए ये एक हमेशा से एक चैलेंज रहा है, चाहे हम पोलियो की बात करें, चाहे हम किसी और चाइल्डहुड वैक्सीन की बात करें, तो वैक्सीनेशन रेट्स जो कवरेज है वो काफी पुअर है हमारे रूरल एरियाज में, एंड अपटेक काफी कमजोर है। और ये इसलिए है क्योंकि हमारा जो है एज अ पीपल ट्रस्ट इन आवर इंस्टीट्यूशंस कम है। क्योंकि जो ट्राइब्स हैं, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उन्होंने देखा है कि कोई भी सरकार आज तक उनके हित में काम नहीं करती, वो उनके पर्सपेक्टिव को समझने का कोशिश नहीं करती है और ऊपर से ऑर्डर थोपती है विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ या अंडरस्टैंडिंग द ट्राइबल कल्चर। वो तभी मानेंगे अगर कोई ट्रस्टेड पर्सन जो है, उनमें से कुछ रिस्पॉन्सिबल लोग जो आपको लगे आपको पिक करना पड़ेगा, उनको इंटेंसिव ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा। तो आप लोग जो बहुत दिनों से ऐसी कम्युनिटीज में काम कर रहे हैं, आप लोग अगर ऐसी जगहों पे जाके उनको उनमें से कुछ लोगों को पिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, उनका ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स करेंगे, फिर उनको कम्युनिटी में भेजेंगे, तो आप देखेंगे कि वैक्सीन का अप्रूवल ज्यादा होगा। आज देश में हालत ऐसी है कि ऐसे ही हमारा डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो बहुत पुअर है और रूरल एरियाज में तो बद से बदतर है। तो शायद फिजिकली आपको डॉक्टर ना मिले, लेकिन कोविड जहां तक कोविड का सवाल है, तो आज की डेट में शहरों में भी लोग थ्रू जूम कॉल और थ्रू व्हाट्सएप वीडियो ही ट्रीट हो रहे हैं। तो अगर आप पीएचसी के थ्रू या इवन कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी डॉक्टर को आप कांटेक्ट कर लिया दैट वो 24/7 आपके ऑन कॉल रहे, और आप एक टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी सेटअप कर सकते हैं, सिंपल व्हाट्सएप वीडियो भी हो सकता है, उससे भी कोरोना का ट्रीटमेंट घर में बैठे बैठे हो सकता है। तो फिजिकली डॉक्टर की एक्चुअली जाने की बहुत खास जरूरत नहीं है, रादर पेशेंट हैज टू बी ब्रॉट टू द पीएचसी, क्योंकि आपको पता है कि इसका मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट जब पेशेंट डिटेरियोरेट करता है तो है वो है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हम ऐसी जगहों पे नहीं पहुंचा पाएंगे, ऑक्सीजन आपको पेशेंट को लेके आना पड़ेगा पीएचसी में। अगर किसी का ऑक्सीजन सैचुरेशन एज मेजर्ड बाय पल्स ऑक्सीमीटर 94 से नीचे हो रहा है, उल्टा पेट के बल लेट के देख लीजिए, अगर उससे बढ़ जाता है वेरी गुड, आराम कीजिए, लेकिन अगर नहीं बढ़ रहा है तो आप पीएचसी की तरफ रुख कीजिए या किसी डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए। दूसरी बात जो मैं बताना चाहूंगा कि हर एक के पास तो पल्स ऑक्सीमीटर नहीं होगा, तो अगर आप देख रहे हैं कि फीवर नहीं टूट रहा है, 5 दिन से ज्यादा फीवर लगातार 101 102 जा रहा है, खांसी बढ़ रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो घर में ना बैठे रहें, आप पीएचसी की तरफ रुख करें। तीसरी बात, ऑक्सीजन लगाने की कब जरूरत पड़ेगी, एक और वे ऑफ लुकिंग एट इट, आदमी जब सांस लेता है तो उसका छाती या पेट, लेटा हुआ तो पेट या अदरवाइज छाती ऊपर नीचे होता है, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रेट। आप गिन सकते हैं कि 1 मिनट में आदमी कितनी बार सांस ले रहा है उसके छाती को देख के। नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल इंसान 12 से 16 के बीच लेता है, एडल्ट आदमी 12 से 16 के बीच लेता है। अगर आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह करके आएंगे तो ये तेज हो जाएगा, तो ये 20 तक जा सकता है। लेकिन अगर रेस्पिरेटरी रेट आपकी 20 से ऊपर जा रही है, 24 के आसपास आ रही है, अगेन आपको रुक करना चाहिए नियरेस्ट पीएचसी के तरफ, क्योंकि आपको ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। No, this will take a very long time, madam. See, there are also considerations of equity. Equity especially is, we have to concentrate on areas जहाँ पे संक्रमण अभी ज्यादा है. So obviously most of the doses, especially for this 18 to 44 year age group, that will be addressed to big cities, urban areas, because the demand also over there is much more.
तो मेरे ख्याल से एक तो मुझे नहीं लगता कि, मेरा नहीं अनुमान कि एटलीस्ट 2-3 महीने तक बहुत ज्यादा 18 to 44 एज ग्रुप की बात कर रहा हूँ, उनके लिए रूरल एरियाज में कोई खास अवेलेबल होगा। लेकिन मैं जो ये कहना चाहता हूँ कि जो जितनी लॉजेस हैं या जितनी आप जैसे एनजीओज हैं जो वहाँ काम करती हैं, आपने उसमें से सिलेक्ट करना है कि कौन से वल्नरेबल लोग हैं जो आमतौर पे अपने गांव में घूम रहे हैं, दे मे नॉट बी प्रायोरिटी फॉर वैक्सीनेशन। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ लॉज का स्टाफ है, जो टूर गाइड है, जो शहरी लोगों के साथ रोज कांटेक्ट में आ रहा है, अगर आप उनको ले जा सकते हैं वैक्सीन कैंप में तो डेफिनेटली उसका फर्क पड़ेगा। वैसे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं आएंगे। गवर्नमेंट ने जो हमने अभी गवर्नमेंट को सजेस्ट किया, गवर्नमेंट भी उसको सोच रही है। गवर्नमेंट पीएचसीज और वेलनेस सेंटर्स के साथ मैप कर रही है। हर इलेक्शन पोलिंग स्टेशन जहां जहां लगता है वहां वहां पीएचसीज वैक्सीन कैंप लगाने वाली है। तो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू डू इट इन रूरल एरिया। हमें समझ में आता है कि हर एक बंदा गांव से चल के पीएचसी तक नहीं आएगा, लेकिन हम जो कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर पिगी बैक कर रहे हैं वैक्सीनेशन, क्योंकि वोट आदमी देता है और इलेक्शन कमीशन जो है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, हर आदमी का वोट जरूर लेता है हर गांव में। तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हम ले रहे हैं और पीएचसी और वेलनेस सेंटर्स को हर इलेक्शन हर पोलिंग बूथ के साथ मैप, तो जहां जहां पोलिंग बूथ लगता है लोगों को एक रिकॉल भी, हाँ जी हम यहाँ जाते हैं वोट देने, तो उस जगह पे है धीरे धीरे हम वैक्सीन कैंप को ले जाएंगे। और वहां पे आपको आप लोगों का साथ जरूरी होगा, गांव वालों को मोटिवेट करने के लिए कि जब वैक्सीन अवेलेबल हो जाए आप जरूर लगवाएं। एनीबडी कैन बी अफेक्टेड, ये पहले वेव में भी था। भाई आपको पता इसलिए नहीं लगा क्योंकि देखिए प्रोपोर्शन सेम ही रहे, रेट सेम ही है, अभी भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ केसेस आर मच मोर। 2% ऑफ 100 केसेस इज ओनली 2% ऑफ 1 लाख इज 2000। सो अभी आपको अपने सर्कल में, आज हम सारे यहाँ बैठे हुए हैं, हम सबके अपने नियर एंड डियर वंस में से हमारे एक्सटेंडेड सर्कल में हम किसी न किसी को जानते हैं जो कोरोना संक्रमित हुआ है, जो कि फर्स्ट वेव में दैट वाज नॉट द केस। तो क्योंकि एब्सोल्यूट नंबर्स आर मोर, तो आपको लग रहा है कि जी इस बार तो ज्यादा हो रहा है। कोरोना नहीं देखती है कि आपको उम्र कितनी, कोरोना एक वायरस है, एक लंग खोज रहा है, वो घुस जाती है आपके लंग। आप यंग हैं, फिट हैं, आपको बेटर चांस है उसको लड़के बाहर निकलने का। लेकिन कई सारे यंग पीपल भी ऐसे हैं स्पेशली हमारे शहरों में जो उतना फिट नहीं है जितना वो अपने आप को समझते हैं। कई लोगों को यंग एज में भी 30-35 में भी डायबिटीज होता है, कई लोग ओबीस हैं, मोटे हैं। मोटापा से क्या है, आपकी ऑक्सीजनेशन ऐसे ही कम रहती है पहले से ही, आप ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। एंड क्योंकि आप यंग हैं आप रिस्क ज्यादा लेते हैं, आप कॉन्ग्रीगेशन में जाते हैं, बिन मास्क नहीं लगाते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाके कहीं बैठ जाते हैं, कुछ पार्टी वार्टी कर लेते हैं, वायरल लोड आप बहुत ज्यादा ले लेते हैं, इस वजह से भी डेथ होती है। तो केयरलेसनेस स्पेशली अमंग यूथ इज द मेजर रीजन ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर संक्रमण एज वेल एज फॉर डेथ इन दिस एज ग्रुप। अगर हम इस करंट वेव को हम एनालाइज करें स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, तो हमारा जो एनालिसिस ये कहता है कि कुंभ मेला एंड इलेक्शन रैलीज ऑफ कोर्स, लेकिन अगर ये सर्च फ्यूल हुआ है वो फेल हुआ है होली से। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, जब होली था 29 तारीख को, 29 मार्च को होली था, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई होली मिलन, होली गैदरिंग जो होने थे बाहर सब बैन हो गए। कोरोना हमें पता है स्प्रेड्स मच मोर इजिली इंडोर्स देन आउटडोर्स। तो आउटडोर्स इट इज बेटर वेंटिलेटेड, वो हवा में डिसिपेट हो जाता है, इंडोर्स होता है। क्या हुआ, जब ये होली मिलन वगैरह जो थे ये सब कैंसिल हो गए, लोगों ने अपने सेलिब्रेशंस को अपने घर के अंदर ले गए। वंस वी सॉ दैट ऐसा चीज हो रहा है, बढ़ रहा है केसेस, तो हमने कुंभ मेला एंड इलेक्शन रैली जैसी चीजों पे जरूर थोड़ा और ध्यान बरतना चाहिए था। ऑलरेडी एक सर्च था, आपने इसको और इसको कहते हैं ना फ्यूल टू द फायर, आपने जो है ऐड कर दिया। तो ये बताना बहुत जरूरी है अपने फ्रेंड सर्कल में यंग पीपल को कि देखिए न सिर्फ आप अपने आप को रिस्क में ला रहे हैं, आप अपने बड़े बूढ़ों को, अपने वल्नरेबल पीपल को भी आप रिस्क में ला रहे हैं, क्योंकि आप व्हीकल ऑफ ट्रांसमिशन बनते हैं। आप जाते हैं कॉन्ग्रीगेशन में, आप वहां से कोरोना को लेके आते हैं और अपने पूरे हाउस होल्ड में आप उसको फैला देते हैं। कल को अगर आपके नाना नानी की या दादा दादी की या आपके फादर मदर की डेथ हो जाए तो इसके जिम्मेवार आप हैं। आज की डेट में जो शहर की आज दिल्ली की हालत है, आप देखें
हम लोग बात करते हैं जी पॉलिटिक्स की, पॉलिटिकल एफिलिएशन की, लेफ्ट वर्सेस राइट, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। When it came down to it, हमारी लड़ाई इन सब चीजों पे नहीं हुई। किसके लिए हुई? हवा के लिए, एयर के लिए। People died for lack of air। जो वातावरण गांव में, रूरल एरिया में हमारे इतने सुंदर हैं, आई थिंक city folk especially will see it with a new light, and you might get many more people who will be willing to give their energy and their finances, more importantly, to sustainable and living। हम लोग कहते हैं कि एक अलग रूम और बाथरूम हो, जो कि पॉसिबल नहीं होगा इन मोस्ट रूरल कम्युनिटीज। ये गांव में जरूर कर सकते हैं कि आप एक डिटेंशन सेंटर या इस तरह ग्राम पंचायत के थ्रू बात करके कोई हॉल या ऐसा कोई जगह आप उसको डेजिग्नेट कर लीजिए कि उसमें आप 4-5 बेड लगा दीजिए और उसमें वेल वेंटिलेटेड हो, दोनों तरफ उसमें क्रॉस वेंटिलेशन हो, उसमें आवागमन सही हो, सीलिंग फैन वगैरह लगे हों। एक तो वो करना पड़ेगा, क्योंकि पर्सन को आइसोलेट करना जरूरी है और हो सकता है कि वो घर के अंदर आइसोलेट ना हो पाए। पेशेंट जो है वो उस कमरे के अंदर हमेशा जहां तक हो सके मास्क पहना रहना चाहिए, नॉर्मल सर्जिकल मास्क एटलीस्ट पहना रहना चाहिए। जो केयर गिवर डेजिग्नेट होगा रूरल कम्युनिटी की तरफ से उनको देखभाल करने के लिए, उसको चाहिए कि अगर N95 मास्क है वो बेस्ट है, अगर नहीं है N95 मास्क तो एक सर्जिकल मास्क और उसके ऊपर एक क्लॉथ मास्क, यानी कि डबल मास्क लगा के ही उस कमरे में प्रवेश करना चाहिए। खाना वगैरह परोसना है, आपने खाना लेके आए और दरवाजे के बाहर एक टेबल पे रख दिया, पेशेंट को बता दिया कि खाना बाहर रखा है, पानी बाहर रखा है, आप प्लीज ले लें। जो भी उसके बर्तन हैं या उसके कपड़े हैं जो उसने फेंके हैं, चेंज करने हैं, ये सब सोडियम हाइपोक्लोराइट या ब्लीच सोल्यूशन, कॉमन ब्लीच सोल्यूशन में इसको थोड़ी देर भिंगा के धूप में अच्छी तरह से सुखा दें। तो ये बेसिक प्रिकॉशंस हैं। आइसोलेशन इज द मेनस्टे ऑफ ट्रीटमेंट एंड मेनस्टे ऑफ स्टॉपिंग ट्रांसमिशन। तो ये कहना कि घर में कोशिश ये करना है, मुझे नहीं लगता कि वो घर में रह के आप आइसोलेट कर सकते हैं, लेकिन ये भी जरूरी है कि उस घर में जिस घर से कोरोना केस आया है, क्योंकि हमें पता है कि कोरोना का संक्रमण लक्षण दिखाने से 1-2 दिन पहले ही हो चुका होता है, तो उनके घर वालों को इवन इफ दे आर एसिम्प्टोमेटिक, उनको बताना चाहिए कि प्लीज आप लोग घर में रहिए, 2 दिन आप 7 दिन आप घर में रहिए, हम आपका सारा जो है बाहर का काम हम आपको करके देंगे। तो इस तरह से आपको ग्राम पंचायत में जो विलेज हेल्थ कमेटी होती है या वॉलंटियर्स होते हैं, विलेज हेल्थ वॉलंटियर्स, उनकी एक या आशा वर्कर, उनका एक टीम बनाना है जो मॉनिटर करते रहेगा पूरे गांव में कि ऐसा कोई केस हुआ है। अगर सिम्प्टोमेटिक केस है तो उसको ले जाके आपने डेजिग्नेटेड सेंटर में आइसोलेट करना है और उसके घर वालों को भी आपने बोलना है कि आप आइसोलेशन या क्वारंटीन में रहिए और उनके साथ अपने उस तरह से बता। The line between asymptomatic and mildly symptomatic is very difficult to delineate. Very difficult. किसी को लगता है अरे थोड़ा सा ऐसे डामाडोल है, थोड़ा डाउन हो, that is also symptom. Pure asymptomatic बहुत कम होते हैं, लेकिन जो pure asymptomatic होते हैं डेफिनेटली वो थोड़े कम अंश में स्प्रेड करते हैं। जहां तक अभी तक हमें समझ में आया है कोरोना का, वो ये है कि सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स आर द मोर कॉमन वे ऑफ स्प्रेड। एक सुपर स्प्रेडर होता है जो 50-60 आदमी को स्प्रेड कर जाता है। ऐसा नहीं है कि मेरे को हुआ है तो मेरे को माइल्ड सिम्टम है तो मैं जरूरी सबको कर दूंगा अपने घर में, लेकिन एक जो पेशेंट जिसको ज्यादा है वो सबको कर जाता है। प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट रहता है, 15 मिनट से ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट रहता है तो उससे हो जाता है। तो हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा कम होता है, लेकिन ये हम मैसेज नहीं देना चाहेंगे कि क्योंकि सबको ही स्प्रेड कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि हमें तो पता नहीं गांव में, हम तो RT-PCR तभी के तभी नहीं करा सकते हैं। अगर एक केस निकला है तो उसके सारे कॉन्टैक्ट्स को हमने ट्रेस करके उनको आइसोलेट करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 सवाल आपका था कि वैक्सीन एसिम्प्टोमेटिक है, उसने तो टेस्ट कराया नहीं, जाके वैक्सीन लगा लिया, कोई बात नहीं, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, वैक्सीन काम नहीं करेगी, उसको कोई तकलीफ वैक्सीन से नहीं होगी, बट वैक्सीन जो है वो काम नहीं करेगा। जैसा कि मैंने बताया, अगर वो 28 दिन के अंदर वाला काम है, बिकॉज क्या होता है, नेचुरल इन्फेक्शन से थोड़ी बहुत एंटीबॉडी बनती है, नेचुरल इन्फेक्शन से थोड़ी बहुत एंटीबॉडी बन जाती है। अगर उस टाइम आप वैक्सीन देंगे जब ऑलरेडी ब्लड में एंटीबॉडी की लेवल हाई है, तो वैक्सीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बन पाएगी, तो वैक्सीन उतना इफेक्टिव नहीं होगा।
अगेन एसिम्प्टोमेटिक पर्सन में एंटीबॉडी कम बनती है बनिस्बत सिम्प्टोमेटिक पर्सन के, तो उसका जो पीरियड है शायद वो 28 से थोड़ा कम हो, हमें नहीं पता कितना। तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, अगर उसने वैक्सीन लगा लिया और उसको संक्रमण था, एसिम्प्टोमेटिक था, संक्रमण था, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि उस डोज पे ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। बट हमें तो पॉपुलेशन लेवल पे वैक्सीनेशन करना है। अगर 70% से ज्यादा लोग इंडिया में वैक्सीनेटेड हैं तो संक्रमण ऐसे ही बंद हो जाएगा। पिछले साल आया था कि आप किसी भी तरह से अपना मुंह ढक लीजिए, नाक ढक लीजिए, तब भारतवर्ष में मास्क की एक कमी थी, मास्क प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे थे उतने। आज वो कमी नहीं है। आज आई थिंक इनफ क्लॉथ मास्क एंड सर्जिकल मास्क और N95 मास्क सब कुछ ही अवेलेबल हो चुका है, जो पहले नहीं था। अब मेरे ख्याल से लोगों को आपको बताना चाहिए कि आप कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकले मास्क के। लेकिन इवन आप अगर मास्क नहीं भी है, आप गमछा भी ले रहे हैं, जो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि आपका नाक और मुंह दोनों ढका होना चाहिए। इधर मास्क होने का कोई फायदा नहीं है। मैंने देखा है कि लोग बात करने के लिए मास्क उतार देते हैं, जबकि सबसे जरूरी है कि आप बात करते हुए ऊपर रखें, या छींक रहे हैं तो छींकने के लिए मास्क उतार दिया तो आपने तो संक्रमण कर दिया। ये समझाना जरूरी है। आई नो गर्मी है, डिफिकल्ट है मास्क पहने रहना, लेकिन किसी घर के बाहर वाले से आप बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, डेफिनेटली आपको मास्क पहनना है। हाथ धो के या सैनिटाइज करके आपने ईयर लूप को पकड़ के मास्क को इस तरह से लगाना है नाक के ऊपर। सो आई गॉट अ सिंपल क्लॉथ मास्क। तो ये अगर है, ये मेरे पास एक मास्क है, यहाँ से नहीं पकड़ना है, सिर्फ मेरे को लूप से पकड़ना है, ऐसे लूप से पकड़ना है, इस तरह से लेना है। और इम्पोर्टेंटली मेरा नाक ढका होना चाहिए और मेरे चिन तक है, और टाइट फिटिंग होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं हो जाना चाहिए। शुड बी टाइट फिटिंग। इलास्टिक खराब हो गया, लूज मास्क जस्ट दिखावे के लिए नहीं पहनना है अपने मास्क, इफेक्टिव होना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर आप डबल मास्क पहन रहे हैं, मे नॉट बी सो इम्पोर्टेंट रूरल कम्युनिटीज में। अगेन डबल मास्किंग इज मोर इम्पोर्टेंट, स्पेशली जब आपके पास ऑलरेडी एक पेशेंट के आप देखभाल कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, आपके घर में एक पेशेंट है जो पॉजिटिव है, कंफर्म पॉजिटिव है, उसका आप देखभाल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको डबल मास्क पहनना चाहिए। या फिर इंडोर एरियाज में आप जा रहे हैं तो वहां पे आपको पहले सर्जिकल मास्क पहनना चाहिए टाइटली, उसके ईयर लोब्स में नॉट बना के और टक इन करके अच्छे से टाइट फिटिंग आपने पहन लिया, उसके ऊपर आप क्लॉथ मास्क पहन। अगर आप N95 मास्क यूज कर रहे हैं तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक टाइट फिटिंग N95। सर्जिकल मास्क दो एक साथ नहीं फिट होंगे, they will never form a good fit. Surgical mask plus cloth mask is what is recommended in high transmission settings like in Delhi etc. But in rural area मेरा मानना ये है कि a simple cloth mask should still suffice for 95% of the population, except अगर आपके घर में कोरोना का केस है तो आपको डबल मास्क पहनना। सबसे पहली बात जो गवर्नमेंट ने बोला है कि 20 लोग 25 लोग, वो तो है ही, आप पूरे गांव को ना बुलाएं, प्लीज अपने इमीडिएट फैमिली को ही बुलाएं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हमें पता है कि कोरोना का संक्रमण इंडोर्स ज्यादा होता है, आपको जो भी करना है आप दया करके आउटडोर्स कीजिए, घर के अंदर कमरे के अंदर ना कीजिए। उसके बाद जो आप क्या होता है, आमतौर में आप गांव में देखते हैं शाम को जी ड्रिंक्स के लिए मेन फोक अंदर बैठ जाते हैं एक ड्रिंक लेने के लिए। प्लीज नहीं बैठिए, बाहर बैठिए, बरामदे पे बैठे, बाहर खुले हवा में बैठे, क्योंकि घर के अंदर आप बैठेंगे, कमरे के अंदर बैठेंगे तो आप ऑब्वियसली आप क्लोज हो जाएंगे, आप सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि जो भी आपको करना है फंक्शन, वो आप प्लीज आउटडोर कीजिए, बाहर कीजिए, तो वो बेटर।